हाय एवरीवन, दिस इज स्नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हम लोग कर रहे हैं हमारी बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 6 स्टाफिंग की 2 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। ये है हमारा पार्ट 3। एक बार फटाफट से याद करते हैं पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या डिस्कस करा था। तो पार्ट 2 में हम लोगों ने स्टार्ट करा था कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग। कंपोनेंट्स ऑफ स्टाफिंग को ही हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ स्टाफिंग। तो कौन कौन से होते हैं 3 कंपोनेंट स्टाफिंग के? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, सेकंड इज सिलेक्शन एंड थर्ड इज ट्रेनिंग। क्या समझे? स्टाफिंग के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 3 कंपोनेंट्स। कौन कौन से? फर्स्ट इज रिक्रूटमेंट, उसके बाद में होता है सिलेक्शन एंड देन लास्ट इज ट्रेनिंग। रिक्रूटमेंट हम लोगों ने हमारी प्रीवियस वीडियो में पूरा काफी डिटेल के अंदर डिस्कस करा था। अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग हमारा सेकंड कंपोनेंट डिस्कस करेंगे, दैट इज सिलेक्शन। देखो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं, यानी कि कुछ वैकेंसीज हैं। उन जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है, इनवाइट करता है कि भाई आओ हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, आप अप्लाई करो, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं पहले वाला ही एग्जाम्पल लेती हूँ। हम स्कूल की बात करते हैं। स्कूल के अंदर वैकेंसी है, स्कूल के अंदर एक तो बिजनेस स्टडीज के टीचर की रिक्वायरमेंट है और एक इकोनॉमिक्स के टीचर की रिक्वायरमेंट है। तो इन दोनों जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए जब ऑर्गेनाइजेशन कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करता है, फिर चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड दे दे कि हमें एक इकोनॉमिक्स और एक बिजनेस स्टडीज के टीचर की रिक्वायरमेंट है, कैंडिडेट्स के पास में ये क्वालिफिकेशंस होने चाहिए, इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चाहे वो न्यूज़पेपर में ऐड दे, चाहे वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ऐड दे दे, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिन पर वो ऐड दे सकता है, या फिर वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को बोल सकता है, अकाउंट्स वाले टीचर को बोल सकता है कि हमारे यहाँ पर वैकेंसी है, अगर आप किसी सूटेबल कैंडिडेट को जानते हो जो इकोनॉमिक्स पढ़ा सके या फिर बिजनेस स्टडीज पढ़ा सके तो प्लीज बताना, वो आके अप्लाई करे। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट की कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट करना। तो हमें तो चाहिए था एक बिजनेस स्टडीज का टीचर और एक इकोनॉमिक्स का टीचर। टोटल कितनी वैकेंसी थी? 2 वैकेंसीज थी। बट रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के अंदर हमारे यहाँ पर 20 कैंडिडेट्स ने अप्लाई कर दिया। कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा? 20 कैंडिडेट्स ने। अब इन 20 में से हम तो सिर्फ कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे? 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, एक बीएसटी के टीचर को, एक इकोनॉमिक्स के टीचर को। तो ये जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने वाला प्रोसेस होता है, इसे बोला जाता है सिलेक्शन। क्या समझे? सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स to fill up the vacant job positions in the organization। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो जॉब पोजीशंस वेकेंट हैं, जो वेकेंट जॉब पोजीशंस हैं, उन्हें फिल करने के लिए जब मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स को डिस्कवर किया जाता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। कि जितने भी लोगों ने अप्लाई करा उसके अंदर से जब हम मोस्ट प्रॉमिसिंग, मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? सिलेक्शन। इन सिलेक्शन द नंबर ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स is generally more than the selected candidates. That is why selection is called negative process। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है, why selection is called negative process। सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोलते हैं? तो देखो यहाँ पर कितने लोगों ने अप्लाई करा था? 20 कैंडिडेट्स ने अप्लाई करा था। हम सिर्फ कितने कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे? 2 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करेंगे, बाकी के 18 कैंडिडेट्स को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स होते हैं वो जनरली ज्यादा होते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट कम होते हैं। यही रीजन है सिलेक्शन को बोला जाता है कि सिलेक्शन क्या है? एक नेगेटिव प्रोसेस है। तो यहां तक बातें समझ में आती हैं कि जितने भी लोगों ने अप्लाई करा था उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के प्रोसेस को बोला जाता है सिलेक्शन। सिलेक्शन को हम लोग नेगेटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहां पर रिजेक्टेड एप्लीकेंट्स ज्यादा होते हैं और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कम होते हैं। अब बात करते हैं स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। ये जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, इसके अंदर कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप होता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। क्या? प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। इट इज डन टू एलिमिनेट अनक्वालिफाइड and misfit candidates on the basis of the information supplied in application form। देखो सबसे पहले क्या किया जाता है, कैंडिडेट्स जब अप्लाई करते हैं तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर वो अपने क्वालिफिकेशंस लिखते हैं, उनके पास कौन कौन सी स्किल्स हैं वो लिखते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें लिख देते हैं।
तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट ने लिखी है उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स को एलिमिनेट कर देता है, हटा देता है, पहले ही छांट लेता है, भाई जो क्वालिफाइड ही नहीं है हमारी जॉब के लिए, जो मिसफिट है उन कैंडिडेट्स को पहले ही हटा दो। इस प्रोसेस को क्या कहता है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। कैसे करती है, एक एग्जांपल देती हूं। हमने कहा जो भाई हमारा इकोनॉमिक्स का टीचर है उसके लिए हमें चाहिए कि उसके पास में डिग्री होनी चाहिए एमए इन इकोनॉमिक्स, उसके पास में डिग्री होनी चाहिए बीएड की, और उसे एटलीस्ट कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हमने बोला कि भाई हमारा जो इको का टीचर है वो एमए इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए, बीएड होना चाहिए और उसे एटलीस्ट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पहले ही वो बंदे जिनके पास में 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है या फिर ये डिग्री नहीं है या ये डिग्री नहीं है, हम पहले ही उन बंदों को हटा देंगे, पहले ही रिजेक्ट कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। इसे बोला जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो 20 लोग थे, 20 में से हम लोगों ने देखा कुछ 4 लोग ऐसे थे जो अनक्वालिफाइड थे, जिनके पास में या तो 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं था या फिर बीएड वाली डिग्री नहीं थी, उन्हें हमने पहले ही हटा दिया। उसे बोला जाता है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। अब कितने लोग बचे, 16 कैंडिडेट्स हमारे पास में बचते हैं। अब जो कैंडिडेट्स बचे उनका हम लोग लेंगे सिलेक्शन टेस्ट। क्या लेंगे, सिलेक्शन टेस्ट। इस सिलेक्शन टेस्ट को बोलते हैं रिटन टेस्ट। जो रिटन टेस्ट लिया जाता है, रिटन टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स। अब जो कैंडिडेट्स हैं उनका रिटन टेस्ट लिया जाएगा और इस रिटन टेस्ट से हमें पता चलेगा उन कैंडिडेट्स को कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। अब देखो ये जो रिटन टेस्ट होता है ये 5 टाइप्स का होता है। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट, एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट, वन इज पर्सनालिटी टेस्ट, वन इज ट्रेड टेस्ट एंड लास्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। तो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन कोई एक ही तरह का टेस्ट ले, हो सकता है 2 या 3 तरह के टेस्ट ले, डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, this psychological test is used to measure the level of intelligence quotient of an individual। जो भी कैंडिडेट है उसके IQ लेवल को चेक करने के लिए जो टेस्ट लिया जाता है ना, उस टेस्ट को बोला जाता है इंटेलिजेंस टेस्ट। दिस इंडिकेट्स पर्सन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस एंड जजमेंट्स। और इसी टेस्ट से पता चलता है कैंडिडेट कितनी जल्दी डिसीजंस ले सकता है, कितनी जल्दी जजमेंट पास कर सकता है, कितने सही डिसीजंस ले सकता है, कितने सही जजमेंट पास कर सकता है। तो कैंडिडेट के IQ लेवल को चेक करने के लिए जिस टेस्ट को लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट। इस टेस्ट से पता चलता है कि कैंडिडेट कितनी जल्दी और कितने सही डिसीजंस ले सकता है, कितना जल्दी और कितने सही जजमेंट्स वो पास कर सकता है। एक होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर बेसिकली क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के और कुछ क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पर रीजनिंग के। 2 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस होते हैं, मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। दिस टेस्ट इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ लर्निंग न्यू जॉब इन द कैंडिडेट। इस टेस्ट की हेल्प से हमें पता चलता है कि कैंडिडेट जो है वो कितना जल्दी नई जॉब को लर्न कर सकता है। इट टेल्स हाउ क्विकली द कैंडिडेट कैन लर्न न्यू स्किल्स एंड न्यू मेथड। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि कितनी जल्दी, कितने क्विकली एक कैंडिडेट नई स्किल्स को लर्न कर सकता है, नए मेथड्स को लर्न कर सकता है। देखो जितनी जल्दी वो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता है, उसी से पता चलता है अगर ये क्वेश्चंस उसने जल्दी सॉल्व कर दिए तो वो नए मेथड्स को भी जल्दी लर्न कर लेगा, नई स्किल्स को भी जल्दी लर्न करेगा। और अगर वो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस लेट सॉल्व करता है या फिर उससे सही नहीं हो पा रहे हैं सॉल्व, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई वो नए मेथड्स, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो नई स्किल्स हैं उन्हें भी जल्दी से कैच नहीं कर पाएगा। एक होता है पर्सनालिटी टेस्ट। नाम से ही समझ में आ रहा है आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट है। This test is conducted to find out the human behavior of the candidate। इस टेस्ट से हमें कैंडिडेट के ह्यूमन बिहेवियर का पता चलता है कि वो बंदा कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका एटीट्यूड कैसा है। It tells whether the candidate is having positive or negative approach। इससे हमें पता चलता है कि कैंडिडेट का एटीट्यूड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इससे हमें पता चलता है कि वो जो कैंडिडेट है उसकी किस तरह की सोच है, उसे किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है। तो पर्सनालिटी टेस्ट से बेसिकली क्या पता चलेगा, उसके ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, उसके एटीट्यूड के बारे में कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसकी सोच किस तरह की है, उस बंदे को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, वो बंदा, उसका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल भी है या नहीं। एक होता है ट्रेड टेस्ट। This test is conducted to check the existing skills of the individual। इस टेस्ट से जो हमारा कैंडिडेट है उसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स का पता लगाया जा सकता है कि वो कितना एक्सपर्ट है अपने एरिया के अंदर, कितना ट्रेंड है, उसके पास में कितनी स्किल्स हैं। It helps to find out the knowledge and proficiency in the area of profession and technical training। वो जिस भी फील्ड से बिलोंग करता है, जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है, उस पोस्ट के लिए उसके पास में एग्जिस्टिंग कितनी नॉलेज है, वो अपने एरिया के अंदर कितना प्रोफिशिएंट है, कितना ट्रेंड है,
इसका पता चलता है हमें ट्रेड टेस्ट से। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। एक बंदा है जो कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है, वो बंदा अप्लाई कर रहा है सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पर हम लोग उससे कुछ उसका टेस्ट कैसा ले सकते हैं, हम लोग उसे बोल सकते हैं भाई एक कोड लिख कर बता दो, या फिर एक प्रोग्राम को आप रन करके बता दो। तो यहाँ पर हमें पता चलेगा यार उसके पास में कितनी नॉलेज है, वो कितना ट्रेंड है। या फिर मैं बोल सकती हूँ जो इकोनॉमिक्स के टीचर के लिए अप्लाई कर रहा है उसने रिटन टेस्ट मान लो दे दिया, इसके बाद में हम लोग बोल सकते हैं कि आप डेमो दे दो, सही में बच्चों को पढ़ा के बताओ हमें। तो हमें पता चलेगा यार उसके पास में एग्जिस्टिंग कितनी नॉलेज है, वो कितने अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है, वो कितना ट्रेंड है। तो जब हम एक्चुअली मशीन पर उससे काम करवा रहे हैं या फिर एक्चुअली हम उससे वो काम करवा के देख रहे हैं, उसका डेमो देख रहे हैं, उसे बोला जाता है ट्रेड टेस्ट। और एक होता है इंटरेस्ट टेस्ट। This test is conducted to find out the type of job in which the candidate has more interest, as all the people have different interest and hobbies. देखो हर बंदे की कुछ अलग इंटरेस्ट होते हैं, कुछ अलग हॉबीज होती हैं, कुछ अलग तरह का काम होता है जो उसे करना पसंद है। तो इस टेस्ट के अंदर हम उसे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देते हैं जिससे हमें पता चलता है उसे किस तरह की जॉब में इंटरेस्ट है, उसके क्या इंटरेस्ट है, क्या हॉबीज हैं। तब उसी के अकॉर्डिंग हम उसे जॉब ऑफर करते हैं, उसके इंटरेस्ट और हॉबी के अकॉर्डिंग, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। तो फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या करा, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग करी कि पहले ही अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स को हटा दिया। उसके बाद में हम लोगों ने जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स थे, 16 कैंडिडेट्स बचे थे, इनका हम लोगों ने लिया सिलेक्शन टेस्ट यानी कि रिटन टेस्ट। टेस्ट अलग अलग तरह के होते हैं। इंटेलिजेंस को टेस्ट करना है तो इंटेलिजेंस टेस्ट, अगर हमें चेक करना है कि वो कितनी जल्दी नई स्किल्स को लर्न कर सकता है, न्यू मेथड्स को लर्न कर सकता है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट लेंगे। उसके ह्यूमन बिहेवियर को जानने के लिए पर्सनालिटी टेस्ट लेंगे। उसको एग्जिस्टिंग नॉलेज को चेक करने के लिए, वो कितना ट्रेंड है ये चेक करने के लिए हम उसका डेमो वगैरह लेंगे, ट्रेड टेस्ट लेंगे। और उसके इंटरेस्ट और हॉबीज को जानने के लिए हम लोग लेंगे उसका इंटरेस्ट टेस्ट। अब थर्ड स्टेप आता है एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। क्या एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू? द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द टेस्ट आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। वो कैंडिडेट्स जो रिटन टेस्ट यानी कि सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर चुके, उनको हम बुलाएंगे फाइनल इंटरव्यू के लिए। A panel of experts is called for the final interview। और इस इंटरव्यू के लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो सामने जो बंदे इंटरव्यू लेंगे, जो इंटरव्यूअर्स होंगे, वो हो सकता है एक बंदा हो जो जावा की नॉलेज रखता है, एक बंदा हो जो C++ की नॉलेज रखता है, एक बंदा हो जो पाइथन की नॉलेज रखता है, एक बंदा हो जो मशीन लर्निंग की नॉलेज रखता है। तो हम लोग अलग अलग फील्ड से एक्सपर्ट्स बैठाएंगे और ये अलग अलग फील्ड से जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस बंदे से क्वेश्चंस पूछेंगे अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो इंटरव्यू के अंदर क्या बैठता है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट बैठता है। थर्ड स्टेप समझ में आया, इंटरव्यू भी हो गया। अब फोर्थ आता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। In the application form, the candidate is asked to give the name of 2 references। जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है कैंडिडेट का, उसके अंदर कैंडिडेट से 2 रेफरेंसेस के नाम पूछे जाते हैं कि भाई आपको इस जॉब के बारे में किसने बताया, आप हमारे जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है उसमें कौन से एम्प्लॉय के आप दोस्त हो, कुछ रेफरेंसेस बताओ कि भाई किसकी अप्रोच से आए हो। तो देखो जो इको का टीचर था उसने बोला कि मैं अकाउंट्स वाले टीचर की रेफरेंस से आया हूं, अकाउंट्स वाला जो टीचर है वो मेरा फ्रेंड है, ये अकाउंट्स वाला जो टीचर है वो उस स्कूल का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है। तो हम इस अकाउंट्स वाले टीचर से पूछेंगे भाई इस कैंडिडेट के बारे में बताओ, इसका पर्सनल कैरेक्टर कैसा है, सही है या नहीं है, इसके बैकग्राउंड के बारे में बताओ, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए सूटेबल भी है या नहीं है। If the candidate qualifies the interview, अगर कैंडिडेट इस इंटरव्यू वाले राउंड को क्वालिफाई कर चुका, then the organization prefer to check with the references। फिर ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, ये जो 2 रेफरेंसेस के नाम दिए हैं इनसे इसके बारे में पता करेगा, इसके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में पूछेगा, इसके बैकग्राउंड के बारे में पूछेगा। तो समझ में आया। फोर्थ स्टेप में हम लोगों ने क्या करा, जिन बंदों ने सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई करा, उसके बाद में जिन बंदों ने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, अब हम उनके पर्सनल कैरेक्टर के बारे में जानेंगे, उनके बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे, उनके बारे में वेरीफाई करेंगे, किससे, जिन 2 रेफरेंसेस के उस बंदे ने नाम दिए हैं। अब आता है फिफ्थ स्टेप, सिलेक्शन डिसीजन। क्या, सिलेक्शन डिसीजन। द कैंडिडेट हु पास द टेस्ट, वो कैंडिडेट जो टेस्ट भी पास कर चुका, कौन सा टेस्ट, जो सेकंड स्टेप में था सिलेक्शन टेस्ट, जो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुका एंड रेफरेंसेस चेक, और जिसकी रेफरेंसेस भी चेक करी जा चुकी, जिसका बैकग्राउंड भी चेक कर लिया, आर इंक्लूडेड इन सिलेक्शन लिस्ट। उन कैंडिडेट्स को हम लोग डालेंगे कौन सी लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में। कौन सी लिस्ट में, सिलेक्शन लिस्ट में।
एंड द मैनेजर सिलेक्ट मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स ऑन दिस लिस्ट। और मैनेजर क्या करेगा, इस सिलेक्शन लिस्ट में से जो सबसे ज्यादा सुटेबल कैंडिडेट्स हैं उन्हें सिलेक्ट करेगा। तो यहां तक के स्टेप्स लर्न होते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। देन क्या हुआ, रिटन टेस्ट जिसे बोलते हैं सिलेक्शन टेस्ट। जिन लोगों ने वो टेस्ट भी क्वालिफाइड कर लिया उनको हम लोग बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जिन लोगों का इंटरव्यू भी क्वालिफाइड हो चुका उनकी रेफरेंसेस चेक करी जाएगी, उनका बैकग्राउंड चेक करा जाएगा, और जिनने सब राउंड्स फॉलो कर लिए, सारे राउंड्स क्लियर कर लिए, उन बंदों को हम लोग डालेंगे सिलेक्शन लिस्ट के अंदर। और उस सिलेक्शन लिस्ट में से मैनेजर जो सबसे सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, जो मोस्ट सूटेबल कैंडिडेट्स हैं, उन्हें सिलेक्ट करेगा। अब सिक्स स्टेप आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। देखो ये जरूरी नहीं है ये सारे के सारे स्टेप्स हर ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाते, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए मेडिकल फिटनेस टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वहां पर फिजिकल एक्टिविटीज ज्यादा हैं। अगर आप पुलिस के अंदर जाते हो, आर्मी के अंदर जाते हो, नेवी के अंदर जाते हो, ऐसी पोस्ट के लिए बेसिकली मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट होता है। तो आफ्टर सिलेक्शन डिसीजन, जब सिलेक्शन डिसीजन कर लिया गया है, कैंडिडेट्स आर सेंड फॉर मेडिकल फिटनेस टेस्ट। फिर हम कैंडिडेट्स को कहां पर भेजेंगे, मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भेजेंगे कि भाई आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट कराओ। इसके लिए हो सकता है कैंडिडेट्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो खुद ही डॉक्टर्स को बुला के रखे और इन डॉक्टर्स से कैंडिडेट्स का मेडिकल फिटनेस टेस्ट करा ले। या फिर हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन किसी हॉस्पिटल के साथ में ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है और बोल दे कैंडिडेट्स को कि आप इस हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल फिटनेस टेस्ट करा लाओ, अपनी जो रिपोर्ट है वो हमें बता देना। तो कैसे भी कराया जा सकता है ये मेडिकल फिटनेस टेस्ट। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जॉब ऑफर। द कैंडिडेट्स हु क्लियर द मेडिकल फिटनेस टेस्ट, वो कैंडिडेट्स जो ये मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर चुके, इसे भी क्वालिफाई कर चुके, आर गिवन जॉब ऑफर, उन्हें जॉब ऑफर करी जाती है थ्रू लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। उन्हें जॉब ऑफर की जाती है और उन्हें क्या दिया जाता है, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। क्या देते हैं, एक लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। और इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट के अंदर जॉब से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जितनी भी शर्तें हैं, वो सारी शर्तें मेंशन होती हैं। तो इतने स्टेप्स क्लियर हुए। क्या थे स्टेप, सबसे पहले प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, देन सिलेक्शन टेस्ट, फिर बंदों का इंटरव्यू लिया, उनके रेफरेंसेस चेक करे, बैकग्राउंड चेक करा, उन बंदों को सिलेक्शन लिस्ट में डाला, मैनेजर ने मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करा, फिर जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, और अब जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, जिन्होंने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया, उन्हें जॉब ऑफर करी जाती है, उन्हें लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है जिसके अंदर सारी शर्तें, सारी कंडीशन, सब कुछ लिखा हुआ होता है। अब भाई बात आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट को मिल गई जॉब, अब कैंडिडेट क्या करेगा, उस जॉब को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। भाई अगर कैंडिडेट इन टर्म्स और कंडीशन से सेटिस्फाई होता है तो वो जॉब को एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो लास्ट स्टेप क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। व्हेन द कैंडिडेट्स एक्सेप्ट द जॉब, जब कैंडिडेट को सारी टर्म्स और कंडीशन से वो सेटिस्फाइड है, सब कुछ समझ में आ गया कि भाई सही है, सूटेबल जॉब है उसके लिए, तो जब कैंडिडेट एक्सेप्ट कर लेता है जॉब को, इट रेफर्स टू साइनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसने जॉब को एक्सेप्ट कर लिया, मतलब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन हो चुका है। उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है कि सामने वाला एम्प्लॉयर है और अब मैं कैंडिडेट नहीं रहा, मैं सामने वाले का एम्प्लॉय बन चुका हूं। व्हाइल साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब वो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करते हैं, द एम्प्लॉयर एंड द कैंडिडेट एक्सचेंज सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। उस टाइम पर जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का बंदा है जो उसे हायर कर रहा है, और जो कैंडिडेट है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल कैंडिडेट से बोला जाता है कि आपकी मार्कशीट्स की जो जेरोक्स है वो हमें सबमिट करा दो, आपका एक वोटर आईडी प्रूफ हमें दे दो, उसकी जेरोक्स हमें दे दो, कॉपी हमें दे दो, आपका आधार कार्ड की कॉपी हमें दे दो। तो कुछ अलग अलग तरह के डॉक्यूमेंट्स कैंडिडेट से मांगे जाते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज किए जाते हैं। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनके बीच में साइन हुआ है, इसके अंदर क्या क्या रिटर्न होता है, जॉब टाइटल क्या है, कौन सी जॉब पोजीशन के लिए उस बंदे को अपॉइंट किया जा रहा है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसे कितना पे किया जाएगा, उसकी बेसिक सैलरी कितनी होगी, कौन कौन से अलाउंसेस उसे दिए जाएंगे। देखो सैलरी के अलावा भी बहुत सारी चीजें दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकल अलाउंस दिया जाता है, ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है, बच्चों की फीस से रिलेटेड अलाउंसेस दिए जाते हैं। तो कुछ अलग अलग तरह के और बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अलाउंसेस। कितने आवर्स ऑफ वर्क करना है, एक दिन में उसे कितने घंटे काम करना है, लीव लेने से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं, कौन कौन से डिसिप्लिनरी रूल्स हैं। भाई हर ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं कि मोबाइल फोन्स आर नॉट अलाउड, पर्सनल कॉल्स आर नॉट अलाउड, ये जितनी भी टर्म्स और कंडीशंस हैं वो आप किसी अदर एम्प्लॉय के साथ में शेयर नहीं करोगे, स्मोकिंग इज नॉट अलाउड। तो सारे रूल्स और रेगुलेशंस बताए जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड कितना होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है इसके अंदर ये सारी कंडीशंस मेंशन होती हैं। तो ये क्या थे, हमारे 8 स्टेप्स थे सिलेक्शन प्रोसेस के। फर्स्ट स्टेप क्या था, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले ही अनक्वालिफाइड और मिसफिट कैंडिडेट्स को हटाओ।
फिर जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए उनका हम लोग लेंगे सिलेक्शन टेस्ट, 5 अलग अलग तरह के टेस्ट। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्शन टेस्ट क्वालिफाई कर चुके उनका हम लोग लेंगे इंटरव्यू। फिर जो इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर चुके उनके हम लोग रेफरेंसेस और बैकग्राउंड चेक करेंगे, उनके बारे में वेरिफिकेशन करेंगे। फिर उन्हें डालते हैं हम लोग सिलेक्शन लिस्ट के अंदर और मैनेजर उस लिस्ट में से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करता है। देन उन बंदों का होता है मेडिकल एग्जामिनेशन और अगर उन्होंने मेडिकल टेस्ट भी क्लियर कर लिया तो उन्हें जॉब ऑफर की जाती है, उन्हें देते हैं लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट। और जब सामने वाला बंदा यानी कि कैंडिडेट इस लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में साइन होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसके अंदर सारी चीजें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड मेंशन होती हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, हमने हमारा सेकंड एलिमेंट सिलेक्शन भी डिस्कस कर लिया। अब सिलेक्शन के बाद में बारी आती है कि जिन बंदों को आपने सिलेक्ट करा है आप उन्हें ट्रेन करोगे, उनके ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है उसके अंदर हम लोग ट्रेनिंग कंप्लीट करेंगे और ट्रेनिंग के साथ में आपकी बुक के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM, वो भी उसी दिन कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर ट्रेनिंग और HRM कंप्लीट करेंगे। तब तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंप्लीट कर लो, नोट्स मेरे साथ साथ में बनाते जाओ और वीडियोस को जितना हो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।